हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो में बताया था कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि हमें DSSB पीएचडी का एग्ज़ाम कैसे क्वालिफाई करना है 1 महीने के अंदर। तो इस वाली वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ कि हम कैसे कर सकते हैं। तो ये रहा पैटर्न। इस पैटर्न में आप देख सकते हो कि 2 सेक्शन हैं हमारे, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में है जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, अर्थमेटिक्स और हिंदी, इंग्लिश, और सबको 20-20 मार्क्स दिए हुए हैं, ठीक है? और ये टोटल 100 मार्क्स का है। ए सेक्शन 100 मार्क्स का है, बी सेक्शन 100 मार्क्स का है। बी सेक्शन में आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चंस आते हैं, जो भी आपने सब्जेक्ट चूज़ किया होगा, आपका कंप्यूटर साइंस भी हो सकता है, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, जो भी है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। आज मैं आपको इस वाले वीडियो में बताऊंगी कि सेक्शन ए में ये जो 100 मार्क्स है, वो आपको कैसे करना है। और आपको याद रखना चाहिए कि ये जो 200 क्वेश्चन है, वो आपको सिर्फ 2 घंटे के अंदर कंप्लीट करना है। यानी कि आप देखोगे कि तो 60 मिनट आपको सेक्शन ए के लिए मिल रहा है, 60 मिनट आपको सेक्शन बी के लिए मिल रहा है। लेकिन अगर आप सेक्शन ए में 60 मिनट में से जितना ज़्यादा आप सेव करोगे, उतना ज़्यादा टाइम आप सेक्शन बी को दे सकते हो, ठीक है? क्योंकि सब्जेक्ट अलग अलग हैं, तो आपको पता नहीं है कि कौन से सब्जेक्ट में कौन सी सब्जेक्ट इजी है, कौन सा डिफ़िकल्ट है। लेकिन जो सेक्शन ए होता है, वो लगभग सबका लगभग लगभग सेम ही होता है। तो सेक्शन ए में टाइम को सेव करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और सेक्शन ए में ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं जो आप सेकंड्स में, मतलब 2-3 सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हो, है ना? तो हमें सेक्शन ए, इस वाली वीडियो में सेक्शन ए पे ज़्यादा फोकस कर रही हूँ कि हम सेक्शन ए में सबसे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम सेव करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करें और क्वालिफाई कैसे कर ले 1 महीने के अंदर। ये हमारा सेक्शन ए है। और सेक्शन ए को सॉल्व करने के लिए इसके कुछ रूल्स हैं। कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठने जाओगे, आप इन 4 रूल्स को ज़रूर याद रखना है और इस 4 रूल को ज़रूर फॉलो करना। पहला तो है कंटेंट नॉलेज। आपको कंटेंट नॉलेज के बारे में कितना, मतलब समझ है। जो भी आपकी सिलेबस है, जितने भी आपने सब्जेक्ट स्पेसिफिक अंडरस्टैंडिंग है, वो आपकी कितनी है और आप उसके बारे में कितने अवेयर हो सिलेबस को लेकर, कि कितनी चीज़ें आपको आती है, कितनी चीज़ें आपको नहीं आती है, कितनी चीज़ें जो आपको सिर्फ ब्रश अप करना है और स्ट्रांग हो जाएगी, कितनी चीज़ें हैं जो आपको बिल्कुल शुरू से पढ़ना पड़ेगा और बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। ये इसके बारे में पता होना ज़रूरी है, कंटेंट नॉलेज के बारे में, ठीक है? नेक्स्ट है सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस में है आपकी वीकनेस और स्ट्रेंथ। आपको पता होना चाहिए कि आपकी वीकनेस क्या है और स्ट्रेंथ क्यों क्या है। स्ट्रेंथ में तो लोगों को पता रहता है, ठीक है? वीकनेस होना बहुत ज़रूरी है, क्यों? क्योंकि हम एलिमिनेट करते हैं चीज़ों को, ठीक है? जैसे ही हमें पता चलता है कि ये मेरी वीकनेस है और हमें पता है कि इतने टाइम फ्रेम के अंदर मुझे कोई एक एग्ज़ाम अटेम्प्ट करना है, तो हम क्या करते हैं, हम एलिमिनेशन वाला चीज़ें करने शुरू कर देते हैं कि हम सिलेबस को एलिमिनेट करते हैं, या फिर जो हमारी वीकनेस है उस पे कम फोकस करना शुरू करते हैं और जो हमारी स्ट्रेंथ है उस पे ज़्यादा फोकस करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको पता है कि आपकी हिंदी बहुत अच्छी है ना? आप इस बारे में अवेयर हो, तो आप क्या करोगे, हिंदी पे अच्छे से कॉन्संट्रेट करोगे, अच्छा फ़ोकस करोगे और जो आपकी वीकनेस है, उसको थोड़ा साइड रखोगे। क्यों? क्योंकि आप उस पे कितनी भी मेहनत कर लो, आप एग्ज़ाम में बैठोगे, उसमें आप टाइम मैनेज नहीं कर पाओगे, या फिर क्वेश्चन का थोड़ा-सा पैटर्न चेंज हो जाएगा, क्वेश्चन का थोड़ा लैंग्वेज चेंज हो जाएगा, आप उसको अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, है ना? लेकिन जो चीज़ आपकी स्ट्रॉन्ग है, आपको पता है कि ये चीज़ मुझे आती है और उस पे थोड़ा और आप मेहनत करोगे और वो एग्ज़ाम में आता है, आप 100% श्योर हो कि आप उसको अटेम्प्ट करके ही आओगे। और अगर आप अपने स्ट्रेंथ पे ध्यान नहीं देते हो, वीकनेस पे ध्यान देते हो, तो जो आपकी स्ट्रेंथ है, उससे रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन आ जाएगा ना, तो आप कन्फ्यूज़ रहोगे कि ये सही है या नहीं, आपके पास कन्फ्यूजन का टाइम ही नहीं है ना? और आप देखोगे कि 60 मिनट के अंदर 100 क्वेश्चन करना इज़ नॉट ईज़ी, और उसमें भी आपको टाइम सेव करके चलना है बी सेक्शन के लिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप 60 का 70 कर दो, 60 का 50 कर लोगे, वो भी ठीक है। समझ रहे हो? तो ऐसे करके चलना पड़ेगा। फिर है टाइम मैनेजमेंट। ऐसा नहीं है कि जो लोग एग्ज़ाम देते हैं और जो क्वालीफाई नहीं कर पाते हैं, वो इंटेलिजेंट नहीं होते, या फिर मतलब वीकनेस है ना? ऐसा कुछ नहीं होता। बस ये मतलब जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकालना है, उसका सिर्फ़ और सिर्फ़ एक फंडा होता है, टाइम मैनेजमेंट। आप एक टाइम फ्रेम के अंदर कितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही करके आते हो, बस उस पे बैलेंस करता है। आप देखोगे कि एवरेज से एवरेज बच्चा भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकाल के घूम रहा है ना? उसके पास नौकरी है, सैलरी मिल रही है। तो आप देखोगे, और काफ़ी ऐसे इंटेलिजेंट बच्चे होंगे जो जिनका एग्ज़ाम नहीं निकल पाता है। क्यों? क्योंकि टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट इज़ की। तो आपको इस पे ध्यान रखना है टाइम मैनेजमेंट का, कि कोई भी क्वेश्चन है, आप उसको 30 सेकंड दो, हद से हद 1 मिनट दो, इससे ऊपर मत जाओ।
भले ही आपको वो क्वेश्चन बहुत ही फेमिलियर लग रहा हो, जैसे मैथ्स में ऐसे n नंबर्स ऑफ क्वेश्चन आते हैं जो बहुत फेमिलियर लगते हैं, मतलब कि हाँ अरे इस वाले एरिया में मैंने कर रखा है, ये हो जाएगा। लेकिन आप टाइम को ध्यान रखना कि अगर वो 1 मिनट से ज़्यादा ले रहा है और वो आपके 5 मिनट भी ले लेगा, वो आपके 10 मिनट में ले लेगा और आपको लगेगा कि अब सॉल्व हो जाएगा, अब सॉल्व हो जाएगा, लेकिन वो सॉल्व नहीं होगा, वो बस आपका एग्ज़ाम स्पॉइल करने के लिए क्वेश्चन आया हुआ है। तो इस चीज़ को लेकर आप अवेयर रहें। सबसे पहले वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करें जो आपको आते हैं, हर क्वेश्चन को गो थ्रू करें, हर एक क्वेश्चन को गो थ्रू करना, मतलब 200 के 200 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, गो थ्रू करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप गो थ्रू भी नहीं करते हो ना, तो वो दुनिया का सबसे बेकार पेपर हो गया, आप ये समझ लो। अगर आपको आपका 5 क्वेश्चन भी छूट जाते हैं, 2 क्वेश्चन भी छूटते हैं, आप क्वेश्चन तक पहुँच ही नहीं पाते हो, तो वो बहुत अच्छा एग्जाम नहीं माना जाता है। हर क्वेश्चन को गो थ्रू करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, भले आप अटेम्प्ट करो चाहे ना अटेम्प्ट करो, लेकिन गो थ्रू करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और नेक्स्ट है अवॉइड नेगेटिव मार्किंग। आपको पता होगा कि DSSB में 0.25 नेगेटिव मार्किंग है, तो नेगेटिव मार्किंग आपको नहीं करनी है। ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो सब पूरा एग्ज़ाम अटेम्प्ट कराते हैं और उनके बहुत सारे, मतलब ये समझ लो 70 to 75% क्वेश्चन सही होते हैं, लेकिन क्या 25% क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनके नेगेटिव मार्किंग की वजह से वो क्वालिफाई भी नहीं कर पाते हैं। समझ रहे हो? तो बी स्मार्ट। जो क्वेश्चन आपको थोड़ी भी कन्फ्यूजन दे रहा है, आप अटेम्प्ट मत करो, इट्स ओके। अगर एक क्वेश्चन छूट जाता है, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है। सारा को अटेम्प्ट करो, सारा क्वेश्चन पढ़ो, लेकिन उसी पे क्लिक करो जो आप स्ट्रांगली जानते हो कि इसका आंसर यही है, या फिर आपके लॉजिक्स रीजनिंग के तहत वो लगता है कि हाँ ये सही है, तभी आप उसको मार्क करो, गैस के बेसिस पे मत जाओ। फिर नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको ये समझाने जा रही हूँ कि हर कैंडिडेट इस एग्ज़ाम को कैसे अटेम्प्ट करे और क्वालिफाई तो कर ही ले, है ना? तो मेरे अकॉर्डिंग 3 कैटेगरी है कैंडिडेट्स के। पहला तो वो कैंडिडेट है जो स्लो है, थोड़ा चीज़ों को समझने में टाइम लगता है, और दूसरा वो बच्चे जो वर्किंग है और ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते प्रिपरेशन को। फिर सेकंड है एवरेज बच्चा जो थ्रू आउट द ईयर उसने चीज़ें पढ़ी हैं, सिलेबस के बारे में अवेयरनेस है, प्रैक्टिस करेगा, हो जाएगा। फिर थर्ड है कॉन्फिडेंट अबाउट द प्रिपरेशन, जिसको पता है कि मतलब बहुत अच्छे से उसने प्रिपरेशन की है, हर एरिया में वो अच्छे से उसने प्रैक्टिस करी है, मॉक टेस्ट भी दिया है, और थोड़ा और प्रैक्टिस की ज़रूरत है और क्वालिफाई कर जाएगा। ठीक है, तो मैंने जो फर्स्ट वाले कैटेगरी में मैंने ये रखा है कि उस बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा अगर एग्ज़ाम के बारे में सोचना है तो जनरल अवेयरनेस में वो 10 क्वेश्चन के बारे में ही सोचे कि वो जाएगा तो 10 क्वेश्चन, मेन टारगेट उसका 10 क्वेश्चन है कि वो 10 क्वेश्चन अटैम्प्ट करेगा, और इन 10 क्वेश्चन के लिए वो ऐसे 10-12 या 15 टॉपिक्स जो उसको आसान लगते हैं उन टॉपिक्स को चुनेगा, उन टॉपिक्स को तैयार करेगा। ठीक है, और जाके वो एग्ज़ाम में इससे ज़्यादा का टारगेट ना रखे। अगर हाँ एग्ज़ाम में 20 क्वेश्चंस हैं, 20 में से अगर उसको 2-3 क्वेश्चन और आते हैं तो ऑब्वियसली उसको वो सारी चीज़ें अटेम्प्ट करनी चाहिए। लेकिन मैं ये 10 क्वेश्चन इसलिए कह रही हूँ ताकि जो मेंटल लोड है ना उसको हम कम कर सकें। हम जैसे ही मेंटल लोड को कम कर देते हैं, अपने सिलेबस को थोड़ा सा सेंट्रलाइज्ड कर लेते हैं कि हाँ ये एरिया मुझे कंप्लीट करना है, बाकी एरिया को थोड़ा हम साइड में रखते हैं, तो हमारा जो फोकस है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है और हम अपनी एनर्जी को बहुत अच्छे से चैनलाइज कर पाते हैं। समझ रहे हो? तो जैसे ही हमारा थोड़ा सा लोड कम हो जाता है, ऐसे हम सोचेंगे कि ओ माय गॉड 50 चीज़ें करनी है, और 50 चीज़ों में से हम एक भी चीज़ ठीक से नहीं करते, है ना? और मैं ये कह रही हूँ कि अब 50 में से 25 चीज़ को सेंटर बना लो अपना, और 25 चीज़ को अच्छे से करो, 25 नहीं तो 20 चीज़ को अच्छे से करो, है ना? वो आपको पता है कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, आप किस चीज़ को अच्छे से करोगे तो आ जाएगा, है ना? तो आप इन बच्चों के लिए जिन्होंने इनफ टाइम वो नहीं दे पाए हैं, वो बच्चे 10 चीज़ों को, मतलब 10 नंबर को अपना क्राइटेरिया समझे। ठीक है, 10 नंबर पे ज़्यादा फोकस रखें रेदर देन कि 20 नंबर्स में से, क्योंकि 20 नंबर वो सोचेंगे तो 5 भी करके नहीं आएंगे, इतना मैं श्योर हूँ, क्योंकि 1 महीना का टाइम है, कितना करोगे, नहीं कर पाओगे। फिर नेक्स्ट है रीजनिंग में ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बहुत ईजिली आप सीख लोगे 1 महीने के अंदर। आपने आपको 15 दिन दो सिर्फ सीखने के लिए, 15 दिन दो और उसको ब्रश अप करने के लिए, उसको प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप एक दिन में 2 या 3 चीज़ें सीख सकते हो बहुत आराम से, इससे ज़्यादा भी सीख सकते हो।
तो आप अभी से अगर पढ़ना शुरू कर रहे हो, तो आप अगर वर्किंग हो, शाम को आपको टाइम मिलता है, तो 2-3 टॉपिक पे ध्यान दो जो आसान हो, मुश्किल वाले पे मत जाओ। जो आसान हो रीज़निंग में वो करना शुरू करो, और 18 नंबर आप आराम से ले आ सकते हो। रीज़निंग ऐसी ऐसी चीज़ है जहाँ पे आप 100% आप ये यहाँ पे देख रहे होगे कि जो पूरी प्रिपरेशन कर रहा है वो 20 नंबर के 20 नंबर लेके आ रहे हैं। एवरेज बच्चा भी 20 के 20 लेके आ जाता है रीज़निंग में, ठीक है? तो रीज़निंग में आप सबसे ज़्यादा स्कोर कर सकते हो, 100% इसमें आप नंबर ला सकते हो। अर्थमेटिक में, मैथ्स में जो बहुत इंटेलिजेंट बच्चा होता है वो भी कितने 15 से 18 तक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाता है, इससे ज़्यादा नहीं कर पाता। तो जिसके पास प्रिपरेशन नहीं है वो अपना टॉपिक सेंट्रलाइज करे प्लीज़। टॉपिक को सेंट्रलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जैसे ही टॉपिक सेंट्रलाइज कर लोगे, जैसे रेशियो है, परसेंटेज है, ये वाले क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। आप पुराने 1-2 क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे तो उसमें ऐसे 5-6 एरिया है जिसमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं। डिस्काउंट ये वाली चीज़ें ज़रूर आती हैं। तो आप बोलोगे तो मैं एक और वीडियो बनाऊँगी जिसमें मैं आपको सिलेबस समझा दूँगी कि हर एरिया में कौन-कौन से सिलेबस है और किन एरिया पे ज़्यादा आपको फ़ोकस करने की ज़रूरत है। मतलब सिलेबस वाइज़ आपको कौन-कौन से टॉपिक पे ज़्यादा फ़ोकस करने की ज़रूरत है, जिसमें से आपके कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो ज़रूर आएँगे ही आएँगे। ठीक है? इस तरह से मैं एक और वीडियो बना सकती हूँ अगर आप बोलोगे तो। फिर नेक्स्ट है हिंदी। हिंदी में भी एक मतलब थोड़ा-सा आप ब्रश अप करोगे तो 18 मार्क्स आप आराम से ले आओगे। ये रीज़निंग में और हिंदी में 18 मैंने इसलिए रखे हैं क्योंकि ये दोनों एरिया मुझे ईज़ी लगते हैं और मैंने इन दोनों पे सच में बहुत ज़्यादा मेहनत करी थी। मैथ्स मेरी वीक है, मैं ज़्यादा मेहनत नहीं कर पाई थी और मैंने उन्हीं टॉपिक्स को करने की कोशिश की जो मुझे आती थी, है ना? उसके अलग-अलग फॉर्म्स को करने की कोशिश की कि अलग-अलग फॉर्म में भी अगर क्वेश्चन आता है तो मैं उसको अलग-अलग पैटर्न में भी क्वेश्चन आता है तो मैं उसको अटेम्प्ट कर सकूँ, है ना? तो मैंने बहुत ज़्यादा पूरे सिलेबस तो मैंने कवर ही नहीं किया था। तो आप मैथ्स में मतलब जो आपका स्ट्रॉन्ग एरिया है उस पे सारे सिलेबस कवर करने की कोशिश करो और जो आपका वीक एरिया है उसमें सारे सिलेबस कवर करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपके इंटरेस्टिंग, जो आपको ईज़ी और जो आपका कम टाइम कंज्यूम करे वो एरिया कवर करने की कोशिश करो। फिर है इंग्लिश। इंग्लिश में देखो एरर फाइंडिंग आता है ना? नरेशन भी आ जाता है, पैसेज आ जाता है। तो ये जो 2-3 चीज़ें हैं, ये तो आएगा ही आएगा, है ना? आप कितने भी क्वेश्चन पेपर DSSB की कोई भी क्वेश्चन किसी भी पोस्ट का आप निकाल के देखो, ये चीज़ें ज़रूर होती हैं। तो जो भी एरिया आपको लग रहा है कि आप कर सकते हो उस एरिया पे फोकस करो। 10 मार्क्स सोच के चलो, 10 क्वेश्चन सोच के चलो, तो भी आपके 66 मार्क्स बन रहे हैं, आप देख रहे हो। और मतलब ये मिनिमम मैंने रखा है 66, मतलब 10-10 ऐसे ऐसे मैंने रखा है। आप थोड़ा और ध्यान दोगे अपनी तरफ से। अब मुझे नहीं पता आप कितनी मेहनत करोगे, कितनी नहीं मेहनत करोगे, कितने सिंसियर हो, कितने नहीं, उस पे आप भी डिपेंड करता है कि ये 66 आपका 76 भी हो सकता है ना? 80 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये मिनिमम मैंने रखा है। तो आप ये देख लो कि आप थोड़ा-सा मतलब स्मार्टली प्ले करोगे, तो आप ये आराम से क्वेश्चंस कर लोगे। आप अपने ऊपर बर्डन भी नहीं फ़ील करोगे और आपका सिलेबस भी जितना कवर होना चाहिए उतना कवर हो जाएगा और आप 1 महीने के अंदर 66 मार्क्स गेन करोगे, क्वालीफाई करोगे, प्लस में आपको अच्छे मार्क्स भी मिल रहे हैं। क्वालीफाइंग मार्क्स आपको पता होगा 40 मार्क्स है और आपको 66 उसकी जगह पे मिलेंगे। तो रेदर कि आप एग्ज़ाम अटेम्प्ट ना करो क्योंकि वैकेंसी बार-बार निकलती नहीं है। तो आप एग्ज़ाम अटेम्प्ट करो और 66 तो लेके आओ कम से कम। ठीक है? ए पार्ट तो आप क्वालीफाई करो कम से कम। ठीक है? तो ये आप थोड़ी-सी स्ट्रैटेजी प्ले करोगे, थोड़ा-सा फ़ोकस शिफ्ट करोगे, आराम से आपका ये पेपर क्लियर हो जाएगा। जो एवरेज बच्चे हैं और जो मतलब बहुत ही शुरू से ही प्रिपरेशन करते आए हैं, उनका भी मैंने ये मिनिमम बताया कि 78 और 84, ठीक है? तो इससे ज़्यादा भी हो सकता है ये। तो आपको इसी तरह से ध्यान देना है। और हाँ, ये जीएस है, जीएस में स्टैटिक और नॉन स्टैटिक ये दोनों 2 तरह की चीज़ें आती हैं जिसमें आप ये देखोगे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है, करंट अफेयर है, ये सारे के सारे टॉपिक्स आप देख रहे हैं कितने ब्रॉड एरिया है ना? तो आप इस जीएस को कैसे प्रिपेयर कर सकते हो? बहुत सिंपल है। आप एक तो आप स्टैटिक पे ध्यान दे दो। आपको कौन-कौन से टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं स्टैटिक में? जैसे मॉन्यूमेंट्स है, कहाँ-कहाँ स्थित है, क्यों स्थित है, क्या मतलब क्यों बना था,
ठीक है, वो ये जो बेसिक चीज़ें हैं वो पता कर लो अगर आपको इंटरेस्ट है तो। इसमें इंटरेस्ट नहीं है तो आप ये पर स्पोर्ट्स देख लो। स्पोर्ट्स में कब कब वर्ल्ड कप इंडिया जीता है, या फिर क्रिकेट की तरफ क्रिकेट का देख लो, चेस का देख लो, बैडमिंटन, फुटबॉल, ये सारी चीज़ें देख सकते हो, है ना। अगर ये नहीं कर सकते हो तो कोई और जो भी एरिया आपका इंटरेस्टिंग है आप वो देख लो। ये तो ये स्टैटिक हो जाएगा। और दूसरा हो गया करंट अफेयर। करंट अफेयर आप ऐसे कर सकते हो कि अभी से हर रोज़ आप न्यूज़ देखना शुरू कर दो, न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दो, या फिर प्रतियोगिता दर्पण आप लिख सकते हो, तो उसको एक अच्छा जीएस के लिए अच्छा माना जाता है। और करंट अफेयर आप यूट्यूब मतलब गूगल पे भी अलग अलग वेबसाइट है जो प्रोवाइड कराती है, आप अगर वहाँ से देखना चाहते हो वहाँ से देख सकते हो। तो ये इट इज़ अप टू यू, मतलब इतना करोगे तो आप 10 से ज़्यादा भी स्कोर कर सकते हो, ये तो मैंने मिनिमम रखा है ना। तो आपके ऊपर है कि आप कितना फ़ोकस कर पाओगे। बाकी आपको सब्जेक्ट वाइज़ रिलेटेड जो भी जानकारी चाहिए आप प्लीज़ मुझे बताइए कि अगर आपको चाहिए सिलेबस वाइज़, मैं हर एक एरिया पे वीडियो बना दूँगी और उसको अपलोड कर दूँगी ताकि आपको हेल्प हो जाए, आपको ईज़ी लगे सिलेबस के बारे में जानकारी मिलनी। और किस एरिया पे ज़्यादा फ़ोकस इस पॉइंट पे आप कर सकते हो वो मैं बता सकती हूँ, है ना। तो आप वो कर सकते हैं। और प्लीज़ आगे की वीडियो देखने के लिए और अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो प्लीज़ प्लीज़, और हमें सपोर्ट करो, लाइक करो और बेल आइकन को क्लिक करो। थैंक यू सो मच।